कारण दूसरा चरण मतदान लगातार जारी है। 38 जिलों में मतदान हो रहा है, वोट डाले जा रहे हैं। इसके साथ साथ 7 ऐसे मेयर सीटें हैं जहां पर ये चुनाव हो रहा है। कई प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और ठीक 2 दिन बाद निकाय चुनाव के परिणाम भी जारी होंगे। लेकिन मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और हम भी इंडिया वॉइस के जरिए लोगों से अपील करते हैं कि आप भी घरों से बाहर निकलें और अपना प्रतिनिधि चुने, अपना पार्षद, मेयर चुने। घरों से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका अदा कीजिए। बड़ी खबर आ रही है निकाय से जुड़ी। बड़ी खबर क्या है वो आपको दिखा देते हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग बड़ी खबर, यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। गौतम बुद्ध नगर में दोपहर 1 बजे तक 42.44% मतदान हुआ है। शाहजहांपुर में 32%, पीलीभीत में 25.80%, मिर्जापुर में 30.63% मतदान, भदोही में 34.52% मतदान, गाजियाबाद में 33% मतदान दर्ज हुआ है, सुल्तानपुर में 34% मतदान दर्ज हुआ है। इसके साथ साथ यूपी के निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है। जो मतदान प्रतिशत का जो आंकड़ा है 1 बजे तक का वो हम आपको दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर, भदोही, मिर्जापुर, अलग अलग शहरों में मतदान हो रहा है। 38 जिले हैं, पीलीभीत, मिर्जापुर, 38 ऐसे जिले हैं दूसरे चरण के रण में जहां पर निकाय के लिए प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में धीरे धीरे करके कैद हो रही है। गाजियाबाद में दोपहर 1 बजे तक 33% मतदान, सुल्तानपुर में दोपहर 1 बजे तक 34% मतदान। यूपी निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण का आज मतदान जारी है और धीरे धीरे करके जो मतदान प्रतिशत है वो भी सामने आता जा रहा है। तो इलेक्शन ब्रेकिंग बड़ी खबर इस वक्त की इंडिया वॉइस पर आपको दिखा रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई लगातार जो वोटों का आंकड़ा है वो मतदान प्रतिशत जो है वो अब ईवीएम में कैद होता जा रहा है और मतदान प्रतिशत भी बाहर निकल कर आ रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। चाहे बूढ़े हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, हर कोई इस चुनाव को लेकर उत्साहित है और मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट अलग अलग जगह बनाए गए हैं। और ये देखिए पिंक बूथ, ये स्पेशल खास महिलाओं के लिए बनाया गया है कि खासतौर से महिलाएं यहां पर आकर इस पिंक बूथ पर मतदान करेंगी और महिलाओं के हिसाब से ही पूरी व्यवस्थाओं का इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है और मतदाता बारी बारी से अपना नंबर आने पर मतदान कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, अपना प्रत्याशी चुन रहे हैं, अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, अपना पार्षद चुन रहे हैं, अपना मेयर चुन रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ सेल्फी पॉइंट बनाए गए, देखिए किस तरह से ये लाल कलर का एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इसमें आकर जो मतदाता है अपना फोटो खिंचाएं, सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों में उस फोटो को अपलोड करें, लोगों तक पहुंचाएं, जनता तक पहुंचाएं, जिससे जनता भी बाहर निकल कर आए सोशल मीडिया के जरिए कि हाँ हमें मतदान करना है। पहले मतदान फिर जलपान। और इंडिया वॉइस की यही अपील है कि आप भी कीजिए मतदान और फिर कीजिए जलपान, क्योंकि मतदान बहुत जरूरी है और मतदान ही आपका सबसे मजबूत एक ऐसा अधिकार है जिसके जरिए आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, आप किसी को भी उठा के सरताज बना सकते हैं, अपना मुखिया चुन सकते हैं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता अशोक यादव साहब हैं, पवन गोयल हैं बीजेपी के नेता, और डॉक्टर धनोज कुमार साहब हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर धनोज, ये मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, जरा आपसे एक बार समझना चाहूंगा, मतदान प्रतिशत कम के मायने क्या माने जाए? पहला चरण हमने देखा 50% के लगभग मतदान हुआ था और अब भी कुछ खास मतदान प्रतिशत 1 बजे तक निकल कर नहीं आया है। ये किस ओर इशारा करता है? बिल्कुल, मैं कुछ ही कहने से पहले 2 लाइन शुरुआत करूंगा। हाँ। क्योंकि राजनीति में मर्यादा का जो है महत्व बहुत बड़ा, तो वहीं से 2 लाइन उठाता हूँ। ठीक है कि राजनीति में मर्यादा शोभामान होता है। हाँ। चाल चरित चेहरा जिस नेता का अच्छा हो, जनता के नजरों में वही महान होता है। देखिए, निकाय चुनाव में मत प्रतिशत इतना कम रहना ये सभी दल के लिए चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में 2 पार्टी है प्रमुख तौर पर, एक बीजेपी, दूसरा सपा। लेकिन आज जो दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है शिवम,
जी। उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है जाटों का, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोक दल जो जयंत चौधरी जी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसका गठबंधन और जिसकी जो मनसीब है वो सपा के साथ है। लेकिन जिस तरह से जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग हैं और वहां से एक नेगेटिव हवा जो चली है, वो हवा नेगेटिव यह है कि बीजेपी के विरोध में, तो इससे साफ साबित होता है कि जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट लोग हैं हाँ। वो बीजेपी के विरोध में। ठीक है। इस चीज को भी समझना पड़ेगा। हाँ। दूसरा, जो भी मेयर 5 साल वहां बिताया, वो मेयर जो वादे किए थे अपने पिछले मैनिफेस्टो में, चाहे वो जिस दल का हो, क्योंकि बीजेपी का लगभग 100 और सपा का 83 के आसपास है, और बसपा का भी 40, मतलब बहुत सारे नंबर हैं। 17 नंबर कांग्रेस का है और 40 के आसपास बसपा का है। ये तमाम महापौर निष्क्रिय निकला। अगर ये महापौर अच्छा काम किया होता जनाब 5 साल, तो आज बूथ पर लोगों की लाइन लगी रहती और लोग वोट देने के लिए उतने ही दीवाने होते जितना क्रिकेट देखने के लिए स्टेडियम में जाकर हाय तौबा मचाते हैं, जयकारा लगाते हैं, धोनी धोनी करते हैं, विराट विराट करते हैं। लेकिन आपको एक भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? बूथ पर उदासीनता। वो जवाब तो ये दोनों हमारे पार्टी के मित्र देंगे। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, निकाय का चुनाव ये बिल्कुल गांव घर का चुनाव होता है कि हमारे घर के पास नाला अच्छा हो, सड़कें चौड़ी हो जाए, साफ सुथरी हो, जो पॉल लगे उस पर बल्ब लग जाए, अंधेरे से गुजरना ना पड़े, रात को हमारी बहू बेटी अगर घर तक आए तो साफ रोशनी में आए। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो भी दावे हैं वो अपने जगह इन लोगों के नजर से दुरुस्त होगा। लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते पूरा उत्तर प्रदेश घुमा और मेरे कैमरे में, मेरे आंख के भी कैमरे में और मीडिया के भी कैमरे में वो नोट है कि वहां जितनी व्यवस्था होनी चाहिए ना तो सपा के शासन में हुआ और ना बीजेपी के शासन में हुआ। इसलिए वोट प्रतिशत कम है और लोग गुस्से में, दोनों पार्टी को लेके लोग आक्रोशित है। लेकिन सर ये गुस्सा किसका फायदा करेगा, किसका नुकसान, क्या लगता है? मैं लॉस प्रॉफिट में नहीं जाना चाहता। हाँ। एक पत्रकार होने के नाते मेरा दायित्व होता है जनता के प्रति। हाँ। मेरा दायित्व बनता है कि लोक कल्याण में काम हो। इन दोनों से पूछ लीजिए, सपा वाले से पूछिए, जब 5 साल इनके पहले थे तो क्या चमक गया गोघर? क्या चमक गए? फिर भाजपा वाले से पूछ लीजिए, इन्होंने भी 5 साल बिताए ना, 5 साल बिताए, इनके पूछ लीजिए दावे। मैनिफेस्टो में तो लच्छेदार लिखा हुआ है कि मैं जीतूंगा तो ये करूंगा। क्या इन दोनों में से पिछला मैनिफेस्टो पूरा किया? पूछिए मेरे तरफ से इनसे सवाल, दोनों से। ठीक है, हालांकि अपील हम यही कर रहे हैं इंडिया वॉइस के जरिए उत्तर प्रदेश की आवाम से कि अगर जनता में गुस्सा है तो उस गुस्से को भी दिखाएं ईवीएम पर बटन दबा के, अगर जनता में खुशी है, उत्साहित है, तो उस उत्साह को भी दिखाएं ईवीएम पर बटन दबा के, तभी आप अपना मुखिया सही तरीके से चुन पाएंगे। लेकिन पवन गोयल साहब, आरोप जितना सपा पर है उतना बीजेपी पर है। आपने 5 साल में कुछ ऐसा चमत्कार नहीं कर दिखाया जैसे धनुष कुमार ने बताया, ना समाजवादी पार्टी ने किया, तो उसके सामने रिजल्ट आ गया। एक भी नगर निकाय नहीं जीत पाए, नगर निगम नहीं जीत पाए 16 में से। जी हाँ शिवम जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने अपनी राय बिल्कुल ठीक रखी है। हाँ। लेकिन मैं उनके सवाल के ऊपर कुछ जवाब ये देना चाहता हूँ हाँ कि इनके कहने से विकास नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, तभी योगी सरकार दोबारा चुनकर आई है। जिस तरीके से 3.5 लाख किलोमीटर के गड्ढे भरे गए, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए गए और 6.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान सेवा से 5 लाख मेडिक्लेम का तो लाभ फिर मिला। लोग घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? इतना विकास किया तो पवन गोयल। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हाँ। मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर दूसरे पे आऊंगा। ठीक है। उसके बाद जिस हाँ। तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में भारतीय सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर काम किया, शौचालयों पे काम किया और गैस सिलेंडर पे काम किया, चूल्हा देने पे काम किया। उसके बाद सबसे बड़ा कारण कानून व्यवस्था का है। उत्तर प्रदेश सबसे पहले इसी बात से जूझता रहा आज तक कि वहां की कानून व्यवस्था चरमरा सी गई थी। आज क्या है, 1535 थानों के अलावा 350 नए थानों का गठन किया गया और हर थाने में महिला अधिकारी का गठन किया गया, जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिले। क्योंकि जब तक कानून प्रशासन ठीक नहीं होगा तो कोई भी भारत के अलावा विदेशी कंपनियां किसी भी राज्य में निवेश नहीं करेंगी।
सबसे पहले विदेशी कंपनी को ये देखना पड़ता है कि वहां पर कानून व्यवस्था उत्तम है या नहीं है, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनका रोजगार, क्योंकि कोई भी शिवम जी फैक्ट्रीज लगती है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं तो उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें प्रदेश के कपड़ासी से लेकर इंजीनियर तक और बड़े ऑफिसर तक, जीएम तक का रोजगार मिलता है, उससे कई करोड़ लोगों के। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब योगी जी पिछले समिट में गए थे तो 55 कंट्रीज ने यहाँ पर इच्छा जताई थी कि हम उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे, और ऐसा हुआ भी। 55,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिससे रोजगार बढ़ा। अब आ जाते हैं आपके दूसरे प्रश्न पे। आपने कहा कि अगर इतना ही काम भारतीय जनता पार्टी ने या समाजवादी पार्टी ने किया होता तो चुनाव का रेशो कम क्यों है? प्रश्न आपका ठीक है। बार बार आपके चैनल के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जनता से ये रिक्वेस्ट और प्रार्थना की जाती है कि आप आए, बढ़ चढ़कर वोट में हिस्सा ले। आज भी मैं अभी आपके चैनल से ये अपील कर रहा हूँ, शाम को 6 बजे 7 बजे तक वोटिंग होनी है, कि आप आए, वोट दें, क्योंकि वोट से विकास होता है। आप जिस नेता को चुनते हैं उससे लोगों की उम्मीदें होती है, और जिस तरीके से योगी सरकार उम्मीदों पर खरी उतरी तभी वो दोबारा सरकार में आई, वरना कई सालों का रिकॉर्ड टूटा था। ये भी भ्रम था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा वो दोबारा सीएम बन के नहीं आएगा, ये भ्रम भी टूटा। क्योंकि जनता को आज अंधविश्वास या धर्म से लेना देना नहीं है, जनता को अपने काम से लेना देना है। अगर जनता के बीच में काम और कानून व्यवस्था नहीं होती, योगी जी दोबारा चुनकर नहीं आते। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आज 11 तारीख के चुनाव और 4 तारीख के चुनाव, 13 तारीख को आपको भाजपा के समर्थन में 100% दिखेंगे, क्योंकि विपक्ष हम पे आरोप लगाएगा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट अपनी अपनी बातें और अपने सुझाव रखेंगे। विपक्ष का काम है भारतीय जनता पार्टी पर या जो स्टैंडिंग गवर्नमेंट है उस पर आरोप लगाना। उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो 11 को, 4 को और 13 को रिजल्ट में आपको आपके सामने आ जाएगा। मैं उन्हीं काम के दावों से ये बात आपके सामने रख सकता हूँ कि जिस तरीके से सड़कों के, गलियों के खरंजे बने हैं, सड़कें बनी है, वहां ट्यूबवेल आए हैं, लोगों के जनधन खाते में किसानों को पिछले सरकार के मुकाबले दोगुना मूल्य प्राप्त हुआ है। वो सारे काम जनता के वोट में भारतीय जनता पार्टी को 100% कन्वर्ट होने के मिलेंगे। जिस तरीके से दूसरी बार योगी सरकार ने वापसी की है, इन चुनावों में भी वापसी करेंगे। जी शिवम जी। ठीक है। अशोक यादव कह रहे हैं कि पवन गोयल कह रहे हैं, अशोक यादव कि जैसे पहले वापसी की वैसे अब वापसी करेंगे। समाजवादी पार्टी का वही अश्रुमान होने वाला है जो पिछले निकाय चुनाव में हुआ। देखिए, हमारे प्रवक्ता साथी पवन जी कितना साफ गोई से निकाय चुनाव के मुद्दों को स्किप करके बाकी दुनिया भर के सारे मुद्दे गिना डाले। यही बात में वो तो कह रहे हैं कि साहब हमने 3.5 लाख से ज्यादा किलोमीटर के गड्ढे हमने भरे हैं, हमने विकास किया, तभी 2022 में हमारी सरकार रिपीट हुई उत्तर प्रदेश में। शिवम जी निकाय चुनाव के मुद्दे क्या है? निकाय चुनाव के मुद्दे ये है कि शहरों की नालियों की सफाई कैसे हुई, शहरों की नालियां अभी तक जाम क्यों है, शहरों में बीटीएस सिस्टम क्यों लागू है, बुल ट्रैफिक सिस्टम, शहरों में कुत्तों का आतंक क्यों है, कि कैसे कुत्ते लोगों की हत्याएं कर दे रहे काट के, शहरों में बंदरों का आतंक कैसे है, ये सारे मुद्दे हैं निकाय चुनाव की। स्मार्ट सिटी कितना बनी, शहरों की बाकी लाइट, बिजली, पानी, सड़कें, ये सब के मुद्दे हैं। लेकिन इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी का न तो कोई बड़ा नेता हो, न तो कोई छोटा नेता हो, न तो प्रवक्ता हो, न कार्यकर्ता हो, किसी को कोई बात ही नहीं करनी है। ये बात घुमा फिरा के कहीं कहाँ चले जाएंगे, कहीं कहाँ चले जाएंगे, ये सारी दिक्कतें हैं इनके साथ। देखिए, अब रही बात काम की, तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को मॉडर्न पुलिस बनाया, न्यूयॉर्क पुलिस के तर्ज पर। उसने डायल 100 जैसी सेवा दिया, जिसमें पुलिस के पास इनोवा जैसे अत्याधुनिक वाहन दिया, अपाचे जैसे अत्याधुनिक मोटरसाइकिल दिया, और डायल 100 जैसी अत्याधुनिक सर्विसेज दी, जो गाँव में 15 मिनट में पहुंचती है पुलिस सेवा, अब शहरों में 10 मिनट में पहुंचने का काम करती है पुलिस सेवा। तो इस तरह से कानून व्यवस्था की बात, अगर पुलिस के मॉडर्नाइजेशन की बात अगर किया जाए, तो समाजवादियों ने पुलिस को अत्याधुनिक बनाया। समाजवादियों ने, अमेरिका ने सड़कें बनाई, सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। इस तर्ज पे प्रदेश के 75 जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ करके प्रदेश को अत्याधुनिक बनाने का काम किया। छात्रों को लैपटॉप देकर प्रदेश को आधुनिक बनाने का काम किया। इस तरह से समाजवादी जनता के जनहित से जुड़े हुए मुद्दों की बात लगातार करती आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे कि जनता से जुड़े हुए कोई भी मुद्दा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि साहब हम तो सफाइयों का कचरा साफ करेंगे। चलिए ठीक है, पहले अपना कचरा साफ कर लें। पहले जो इनके यहाँ प्रदीप कुरुलकर एक कचरा है ना, वो आरएसएस का एक सहयोगी रहा है, उसके 4 पीढ़ियां आरएसएस में थी। और आपके एक विधायक साहब हैं, वो कल मारपिटाई कर रहे थे सर।
शिवम जी, मैं कचरे की बात कर रहा था। किस तरह से प्रदीप कुरुलकर एक कचरा, जो आरएसएस का कचरा है, जो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के लिए उसने जो है जासूसी करके देशद्रोह का काम किया है, ये आरएसएस का कचरा है। पहले इस कचरे को साफ करें। आपके एक विधायक कल मारपिटाई कर रहे थे, क्या इससे इन सब चीजों का भी फर्क पड़ेगा? एक बीजेपी प्रत्याशी के पति से पिटाई की गई, मारपीट की गई, फिर रिवॉल्वर तान दी एक पुलिस वाले के सामने। शिवम जी, आप एक पक्ष देख रहे हैं, हाँ। दूसरा पक्ष को आप देखने के लिए तैयार होइए। आप प्रतिक्रिया तो दीजिए इस पर अपने। ये जो बात आप कर रहे हैं, हाँ। राकेश प्रताप सिंह की, हाँ। और उनके जो प्रदीप सिंह, जो वहां पे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के पति थे, उन्होंने किस तरह से विधायक के मामा के लड़के को पीटा, उनको गाड़ियों से कुचलने की कोशिश किया, किस तरह से उनके मैनेजर को उसने पीटा और सरेआम पिटाई की, किस तरह से विधायक के आगे गुंडाई करके गाड़ी रोकने का काम किया, अब किस तरह से विधायक जी ने लगातार अपने तो कोर्ट कचहरियों पर फिर ताले डाल देने चाहिए। सुनिए शिवम जी, बात सुनिए। खुद से इंसाफ कर लीजिए। कोतवाली में धरना रथ थे विधायक जी, और वो धरना रथ थे विधायक जी, और किस तरह से गुंडागर्दी से वो अपनी गाड़ी लेके कोतवाली में घुस जाता है प्रदीप सिंह, और वहां पे विधायक को अश्लील गालियां देता है। ये ह्यूमन नेचर है सोनी जी, शिवम जी, कि अगर कोई आपको गाली देगा तो पिस्टल लहराई थी, गोली मार दूंगा, पिस्टल लहराई थी। नहीं, बिल्कुल गोली मारने की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ वो गाली दिए, इतना गाली दिए। एक पुलिसकर्मी के ऊपर पिस्टल भी तान दिए थे उन्होंने देखिए, आप बात को घुमा रहे, पुलिसकर्मी को उन्होंने पिस्टल नहीं देना, उन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या कर ले रहा हूं, अगर इस तरह की मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा शासन प्रशासन के द्वारा, तो वो आत्महत्या करने की बात कर रहे थे, ना कि पुलिस के ऊपर उन्होंने पिस्टल तानने का काम किया। सबसे बड़े सवाल एक पुलिसकर्मी को धकेलाए भी थे, वीडियो सबने देखा है, पूरी जनता ने देखा है, खूब वायरल हो रहा है ट्विटर पर। सबसे बड़ा पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। पवन जी, ये जो चुना हुआ विधायक हमारा है, हाँ। चुने हुए विधायक के साथ जब इतना अन्याय हो सकता है कि कोतवाली में वो सुरक्षित नहीं है, कोतवाली में आके वो गुंडा, जिसकी प्रदीप सिंह गुंडा जाके कोतवाली में उनको भद्दी गालियां दे रहा है, जो दृश्य था वो सबने देखा सर, किस तरह से दमदमाते हुए आए विधायक जी। खैर, पवन गोयल कुछ कहना चाह रहे हैं। पवन गोयल सर, इनको चुप कराइए, मैं बोल सकता हूँ। शिवम जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ। अगर वो विधायक गुंडा होता, हाँ। भाजपा प्रत्याशी का, या भाजपा के प्रत्याशी इतने वजनदार होते, तो फिर तो सामने वाले की हिम्मत ही ना होती उतनी बोलने की उनके सामने। अब आप देखिए, जिस मासूम को ये मासूम बता रहे हैं, उसने पिस्टल लहरा दी, और हाथ से मारने का या धक्का मुक्की करने का या इनके हिसाब से गाली गलौज करने का अपराध ज्यादा है किसी को पिस्टल दिखाने से, और उस बात को घुमा के किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात की कड़ी निंदा करता हूं। अगर उनका पिस्टल का लाइसेंस है तो उन्हें जल्दी से जल्दी रद्द किया जाना चाहिए, और अगर उनके पास पिस्टल गैर कानूनी है तो उनके खिलाफ, और जो कानून के रखवाले हैं पवन गोयल साहब, जो कानून के रखवाले, उन पर ही पिस्टल ताना जा रहा था। मैं तो कह ही रहा हूँ इस बातों को। और ऊपर से समाजवादी पार्टी क्या आरोप लगा रही है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, जो विधायक थे, जो बाकी चुनाव थे, वो एक गुंडे प्रवृत्ति के थे। अरे अगर वो गुंडे प्रवृत्ति के होते तो उस पर पिस्टल तानी जाती क्या? तो आप ये देखिए कि कोई ईमानदार आदमी पिस्टल टांगता है या कोई क्रिमिनल पिस्टल टांगता है? तो जाहिर सी बात है, मैं इनकी कथनी और करनी से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं रखता, और मेरे तो छोड़ो, जनता भी नहीं रखती। जिस गोमती रिवर की बात कर रहे थे अभी, ये कि हमने ये दिया, जिस ये पुलिस प्रशासन की बात कर रहे थे, हमने इनोवा गाड़ियां दी, जिस ये विकास की मेट्रो की बात कर रहे थे, सिर्फ 5 राज्यों में विकास में मेट्रो की बात करी थी, पायलट चली थी, लेकिन उसके बाद आज 10 महाराज्यों में मेट्रो चलने की उस पर है। जिस एम्स की ये बात कर रहे थे, आज 3 एम्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जिस हाईवेज की ये बात कर रहे थे, 5 हाईवेज बन गए हैं। जिन सड़कों की ये बात कर रहे थे, इतने इन्होंने गड्ढे नहीं भरे होंगे जितने हमने सड़कें बना दी हैं, हमने हाईवेज बना दिए। 2.25 लाख स्कूलों का सौंदर्यीकरण हो गया है, 5800 नई एम्बुलेंस आ गई हैं। ऐसा है शिवम जी, अगर ये काम नहीं होंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी को जनता आज की डेट में पार्टियों से ज्यादा समझदार है। जनता सर्वोपरि है। जो आंकड़े मैं आपके सामने दे रहा हूं, अगर ये जनता के समक्ष नहीं होंगे, उनको काम नहीं मिले होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की जगह समाजवादी पार्टी को वोट मिलेगा। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, 13 तारीख में आपको भारतीय जनता पार्टी की दोबारा वापसी करते हुए देखेंगे। मैं बार बार इस बात से आश्वस्त हूँ, क्योंकि अगर जिस पार्टी ने काम किया, लेकिन डॉक्टर धनुष कुमार, ये जो बात अशोक यादव ने कही, शिवम जी एक लाइन और जल्दी से 10 सेकंड में। शिवम जी, अगर समाजवादी पार्टी के वादे इतने ही सच्चे होते ना, तो ये भारतीय जनता पार्टी से करारी हार ना खाते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना देखना पड़ता और ये सत्ता में वापसी करते। जी सर, मैनपुरी जीते हैं,
सर खतौली जीते हैं अभी तो मनोबल बढ़ा हुआ है समाजवादी पार्टी का। हो सकता है कि आने वाले निकाय के चुनाव में प्रदर्शन बेहतर हो जाए, अभी से अनुमान लगाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार अभी अशोक यादव ने कहा कि हमारे विधायक तो साहब मासूम है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, अशोक जी को कहना चाहिए कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो बात बात पे पिस्टल लहराने लगे, चाहे वो आत्महत्या के लिए निकाला हो जो उन्होंने दावा किया, अच्छा वो धमकाने के लिए निकाला वैसे मैनिपुलेट अच्छा कर लेती है ना धनोज जी समाजवादी पार्टी चीजों को। मैं जो कहना चाहता हूँ, जो सच्चा प्रतिनिधि होता है उसको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होती है। उसका अपने आप में पुलिस वाले इज्जत करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे नेता को जानता हूँ जिनके चाल चरित्र चेहरा इतना पवित्र है कि उनके नाम से पुलिस वाले को दहशत होता है कि भाई फलाने विधायक का मेरे पुलिस स्टेशन में कॉल आ गया। लेकिन एक विधायक को पुलिस स्टेशन पर जाना पड़े या वहां उसको पिस्टल लहराना पड़े, तो ये दोनों के लिए अन्याय है, घोर अन्याय, कानून के दृष्टिकोण से भी और नेतागिरी के दृष्टिकोण से। और पुलिस भी सर भीगी बिल्ली बन के मिमिया रही है, कुछ कर भी नहीं पा रही। मैं वही मुझे बोलने तो दीजिए। वो पुलिस की भी गलती है, विधायक तो जुर्म किया ही किया है। उस पुलिस स्टेशन में पुलिस की तो बहुत बड़ी गलती है। अरे उन्होंने वर्दी शपथ ली है, शपथ लेके वर्दी पहना है, उनको तुरंत अरेस्ट करके उसको डाल देना चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में या बिहार में नेताओं का इतना दबदबा है, क्योंकि सारे फैसले जो है ना नेता ही लेता है। डीजीपी को मैंने गिरगिराते देखा है, मैं उत्तर प्रदेश और बिहार में डीजीपी को गिरगिराते देखा नेता में। आपको याद होगा उसी आधारित एक पिक्चर भी बनी थी कि विधायक भी डीजीपी को डीजीपी सॉरी बोल रहा विधायक को, यानी उल्टा विधायक जुर्म कर रहा है और वहां पहुंचकर एसपी को वो मॉरल गिरा रहा है और उनको सॉरी भी बोल रहा है। ये अभी होना बंद होना चाहिए। इन लोगों को आचरण करना चाहिए, विधायक को चाहे बीजेपी का, चाहे कांग्रेस का, चाहे सपा का, उन लोगों को एक मिसाल पेश करना चाहिए कि आपको 2000, 5000, 2 लाख लोग आपको चुनकर सदन में भेजता है, आप उसकी गरिमा को बरकरार रखें। न्याय के लिए लड़ने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। लेकिन अशोक यादव क्या लगता है, जो मतदान प्रतिशत लगातार कम आ रहा है, क्या वो फेवर में रहेगा सपा के या फिर अगेंस्ट जाएगा? शिवम जी, मतदान प्रतिशत कम होने का सबसे बड़ा कारण है जनता में निराशा। जनता में बिल्कुल योगी सरकार ने जो वादे किए थे और निकाय चुनाव को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कोई बात नहीं कर रहा, कोई मुद्दे की कोई बात ही नहीं कर रहा, जनता बहुत निराश है। क्योंकि अभी हमारे मित्र कह रहे थे पवन जी की भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया, वो काम किया, ये दुनिया भर के काम गिना रहे थे। लेकिन जनता निराश है, तो निराशा में जनता को ईवीएम का बटन दबाना चाहिए, मतदान करना चाहिए ना सर। शिवम जी, मैं घर से लोग क्यों नहीं निकल पा रहे? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार से योगी सरकार ने अगर इतना काम किया होता शिवम जी, तो कर्नाटक में इनको धार्मिक बात या जय बजरंगबली बोल के नाम पे, जय बजरंगबली के नाम पे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर, आप कर्नाटक में जाइए, ये बताइए कि कितने निगम जीतेंगे? 16 में से एक भी पे खाता नहीं खोला पिछले चुनावों में आपका। इस बार 17 निगमों में मतदान हो रहा है, कितने निगम जीतने का दम भर रहे हैं अशोक यादव आज, बताइए टीवी। शिवम जी देखिए, हम लोग फर्जी बातें नहीं करते हैं। मैं समाजवाद लेकिन कुछ आंकड़ा, कुछ ब्लूप्रिंट तो बनाया होगा ना पार्टी संगठन ने। ब्लूप्रिंट यही है, आप 13 तारीख का इंतजार करिए शिवम जी। जो सिर्फ मेयर की बात में नहीं कर रहा, फिर भी सर कॉन्फिडेंट होगा। बीजेपी कह रही है कि हम 17 में 17 जीतेंगे, बीजेपी कह रही है हम 17 में 17 जीतेंगे। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, तीनों में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ रिटर्न होने जा रही है। 17 में से 10 जीत रहे हैं आप शिवम जी। देखिए इस तरह के दावे जो है 10 से ज्यादा, ये बताइए। देखिए सुनिए शिवम जी, समाजवादी पार्टी इस तरह की बातें जनता के सामने अपनी मुद्दे लेकर के जाती है और कितना सीट जिताना है ये जनता के ऊपर है। जनता यानी कि उम्मीद नहीं है अभी उम्मीद नहीं है, कुछ ऐसा आंकड़ा सेट नहीं किया, कोई ऐसा टारगेट नहीं था। लेकिन पवन जी कितनी उम्मीद है, उसके साथ साथ जो टिकट, पवन गोयल जो टिकट बम्पर बांटते हैं मुसलमानों को निकाय की रण में, पसमानदा मुसलमान धड़ाधड़ टिकट बांटे सर निकाय में, उससे क्या उम्मीद है? वो कितना काम करेगा मुस्लिम फैक्टर? 100% काम करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में एक जानकारी दे दूं कि पिछले जब 2017 में इलेक्शन हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों से 3% वोट मिला था। वही वो वोट बढ़कर 2022 में 8% हो गया था। आज हमारे जो अल्पसंख्यक कोटे के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, अंसारी साहब, वो मुस्लिम समाज के अंदर ये कहने में कामयाब हो रहे हैं कि ये जो एनकाउंटर के ऊपर समाजवादी पार्टी
कूटनीति की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अभी 184 एनकाउंटर इस सत्र में 2022 तक, 2022 के बाद 17 से लेके आज तक 184 एनकाउंटर हुए हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगाती थी समाजवादी पार्टी या विपक्ष कि जैसे ही कोई मुस्लिम क्रिमिनल, कोई इस तरह की सभी का एनकाउंटर हुआ करता था तो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाता था। जबकि मैं ये बताना चाहता हूँ 100 से ज्यादा अनिल दुजाना का अभी एनकाउंटर हुआ है। 100 से ज्यादा ऐसे हिंदू धर्म जाति से आते थे जिसके ऊपर ये कह देना कि आप सिर्फ मुस्लिमों के विरोध में, ये ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, अभी 2 सीटों पे आपके सामने कल ही उपचुनाव हुए हैं, उन दोनों सीटों पे हम वन साइड जीतने जा रहे हैं। एक सीट जो मिर्जापुर की थी वो पहले से ही हमारे फेवर में थी, हम तीसरी बार उस पर जीत दर्ज करेंगे। अब रामपुर की सीट पे आ जाते हैं, आजमगढ़ में जो कल चुनाव हुए हैं, आजम खान सत्रह में से कितने निगम जीत रहे हैं बताइए? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जल्दी से उसी बात पे आ रहा हूँ। 1 सेकंड की बात है, इस एक लाइन के बाद मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। शिवम जी, मैं बड़ा प्रभावित रहता हूँ आपसे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो कल वाली सीट थी उसमें भी भाजपा का जो सहयोगी दल था, अपना दल, उसमें मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया है और 21 साल बाद समाजवादी पार्टी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। वहां पे कोई इनकी चौहान थी लेडीज कैंडिडेट, उस प्रत्याशी को उतारा। 21 साल बाद इनको रिकॉर्ड तोड़ना पड़ा, जबकि बहुसंख्यक आबादी में वहां मुस्लिम आबादी है, 2 लाख वोटर्स है। उसके बावजूद भी हम आपसे बता रहे हैं कि वो सीट पहले आजम खान साहब के बेटे अब्दुल्ला की थी और वो सीट भाजपा की झोली में आएगी। अब बात करते हैं मुस्लिम की। बार बार ये आरोप लगाए जाते थे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं आप। अब भारतीय जनता पार्टी की परिवारवाद की पार्टी नहीं है, आपने देखा होगा। लेकिन आपने बताया नहीं 17 में से कितने का दम भर रहे हैं? आप भी समाजवादी पार्टी की तरह कर रहे हैं। 100%। तो मैं बिल्कुल नहीं घूम रहा आपके सवाल से, 17 में से 17 पे बैठा हूँ। 100% हमारी जीत निश्चित होगी। मैंने जो 17 काम में गिनवाया 17 है वो हवाई फायर 17 बाई 17 वो हवाई बिल्कुल 100% सारी सीटों पे, सभी सीटों ठीक पे है। जीतेंगे। लेकिन 17 की 17 सीटें। धनुष कुमार अशोक यादव कह रहे हैं कि जो कम मतदान प्रतिशत है वो जा रहा समाजवादी पार्टी के फेवर में। नहीं, देखिए, ये अशोक यादव जी का अपना आकलन हो सकता है, लेकिन यह इतिहास कहता है कि वोट पोलिंग अगर सेम है पिछले चुनाव का, तो इसका मतलब जनता उदासीन है, जनता में कोई उत्साह नहीं है और ना कोई पार्टी उसको कोई विटामिन दिया है कि वो उत्साहित होकर बूथ तक जाए। लेकिन देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, आप दोनों से नंबर पूछे कि 17 में से कितने जीतोगे, ये दोनों नहीं बता पाए। इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि इन दोनों ने अच्छे काम नहीं किए। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर संभालने की बात कह सकता है। हालांकि आज धनोज जी काफी मुखरता के साथ अपनी बात रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, वक्त हमारे पास इतना ही है। डॉक्टर धनोज आपका बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया अशोक यादव जी, पवन गोयल साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो निकाय के दूसरे चरण का रण लगातार जारी है। मतदान प्रतिशत धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। जैसे जैसे वोटिंग हो रही है वैसे वैसे मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आ रहा है और इंडिया वॉइस सबसे पहले इस मतदान प्रतिशत को अपने दर्शकों तक साझा कर रहा है। तो इंडिया वॉइस के साथ बने रहिए और निकाय के इस रण के दूसरे चरण पर कवरेज लगातार जारी है।